जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया। देखो जी, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे कैसे होता है, ध्यान रखिएगा। 3 तरह से होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं, बहुत जरूरी, आर्टिकल 368 का मतलब अमेंडमेंट प्रोसीजर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में, किसी आर्टिकल में कहीं भी कुछ भी बदलाव करने का, तो आर्टिकल 368 में प्रोविजन मेंशन्ड है। याद रखिएगा, इसका प्रोविजन का प्रिंसिपल हम लोग किस देश से लिए हैं? साउथ अफ्रीका से लिए हैं। तो आर्टिकल 360 जो अमेंडमेंट प्रोसीजर बताता है, तो बदलाव करने के तरीके बताता है, वो किस पार्ट में है? पार्ट 20 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है। पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में या उसके किसी प्रक्रिया में क्या करे कि ये बदलाव कर सकता है किसी पार्ट में, ठीक है ना। अपना कॉन्स्टिट्यूएंट पावर इस्तेमाल करता है पार्लियामेंट, यानी चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है पार्लियामेंट का, वो ऐड करे, रिमूव करे किसी आर्टिकल को, वेरिएशन और रिपील करे, किसी तरह का बदलाव लाए प्रोविजन में, कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा वो कर सकता है। पार्लियामेंट बदल सकता है। लेकिन केशवानंद भारती केस याद है, जिसमें कि बोला गया था कि आप फंडामेंटल में, प्रोविजन में आप उतना बदलाव नहीं कर सकते हैं। बट नॉट चेंज कैन बी डन इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सीधा बात बोला गया था केशवानंद भारती केस में कि आप संविधान को जो चला रहे हैं, वो संविधान में ऐसा भी परिवर्तन मत कर दें कि यहाँ की मूलभूत जो ढांचा है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसमें परिवर्तन हो जाए। यहाँ हर राज्य को इस पर दर्जा दिया गया है, क्यों भाई, वो उसका भी अपना एक सोवरेनिटी है हर स्टेट का, तो भाई आप उसके सोवरेनिटी को क्रॉस मत करिए। तो उतना स्तर तक नहीं जाना है, लेकिन कुछ चीजें वो कर सकता है पार्लियामेंट। तो भाई कैसे होता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से अमेंडमेंट किए जाते हैं? सबसे पहला है सिंपल मेजॉरिटी, पार्लियामेंट का सिंपल मेजॉरिटी। फिर है स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट का। फिर है स्पेशल मेजॉरिटी विथ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन, यानी कंसेंट की जरूरत होती है। आइए तीनों को बारी बारी से पढ़ते हैं, ये तीनों में क्या है। पहले सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। So many provisions in the Indian Constitution can be amended by simple majority से कई ऐसे प्रावधान हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि सिंपल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस में, जब सिंपल मेजॉरिटी बोला जाता है तो इसको बोला जाता है 50%, है ना। ये 50% दोनों हाउसेस में ये हो गया, 50% से कुछ ज्यादा ही होता है। अगर दोनों हाउसेस में वोटिंग हो गया, पास हो गया, तो ये मान लिया जाता है कि सिंपल मेजॉरिटी से पास करा दिया गया। उसके तहत आप इन सारे प्रावधानों का सिंपल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस में आप पास करा सकते हैं, और इसके संदर्भ में आप कानून बना सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में। आप इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इसको एक बार समझ लीजिएगा कि भाई यहाँ पर आपका कोरम इन पार्लियामेंट की न्यूनतम संख्या होनी ही होनी है, जो आपको चलाने के लिए जरूरी है, जो 10% से ज्यादा होता है मिनिमम संख्या। तो ये सारे सिंपल मेजॉरिटी से आपको बनाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के लिए क्या जरूरी होता है? पहला तो होता है टोटल मेंबरशिप, पहला। दूसरा 50% से ज्यादा होंगे, दैट मीन्स कि इनके लिए आवश्यक है 2/3 मेजॉरिटी। ये कुछ ऐसे मामले हैं जिन मामलों में लोकसभा, राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेस में चाहिए, वोटिंग होगा, 2/3 मेजॉरिटी अगर आई तभी आपको कानून बना हुआ माना जाएगा। टोटल मेंबरशिप क्या है कि टोटल मेंबरशिप का मतलब होता है कि उस हाउस में जितने मेंबर हैं, जैसे 543 मेंबर लोकसभा में है, तो उसका 2/3 मेजॉरिटी माना जाएगा, है ना। राज्यसभा है 245 यदि है, तो उसका 2/3 मेजॉरिटी माना जाएगा। दैट मीन्स कि उस हाउस के जितने मेंबर है, कि इससे मतलब नहीं कि वो एब्सेंट है, वैकेंसीज है, 543 का ही लिया जाएगा 2/3 मेजॉरिटी। इस तरह से आपको कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसमें कि स्पेशल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट किया जा सकता है। स्पेशल मेजॉरिटी में आपको जरूरी होता है 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग।
अच्छा, इसके बाद आइए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट विद द कंसेंट ऑफ स्टेट। यहाँ पे प्रोविजन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें कि आपको बता दें कि इसमें तो क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा में टू थर्ड मेजॉरिटी तो का वोट तो आना ही आना है। साथ में जितने स्टेट हैं उनमें से आधे से एक अधिक स्टेट्स का उस बिल पर, मतलब उस जो बिल है अमेंडमेंट बिल, उस पर सहमति होना चाहिए। मान लीजिए कोई एक स्टेट है ना, कोई एक स्टेट है जो अपनी सहमति नहीं दे रहा है, या कुछ स्टेट है जो अपनी सहमति नहीं दे रहा है, या सारे स्टेट, वन स्टेट या कुछ स्टेट या ऑल द रिमेनिंग स्टेट अपनी सहमति उस समय नहीं दे रहा है, तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बिल का कोई टाइम डिसाइड नहीं है, वो लंबे समय तक के लिए पड़ा रहेगा। धीरे धीरे स्टेट्स उस पर सहमति देते रहेंगे, नहीं देंगे तो वो पड़ा रहेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ आधे से अधिक स्टेट्स का कंसेंट मिलना जरूरी होता है। लोकसभा राज्यसभा में दोनों में टू थर्ड मेजॉरिटी होगा, तब जाकर के इस नियम के प्रावधान में आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये है कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पर कि स्टेट्स को साथ लेकर के चलना जरूरी है। खुद आर्टिकल 368 में भी अगर हमको कुछ पावर ऑफ पार्लियामेंट में भी परिवर्तन करना होगा तो भी स्टेट से भी हमको पूछना होगा। फिर इस तरह से स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट, 7 शेड्यूल, इस तरह से करके ये सारे प्रोविजंस है जिसपे स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट और उससे कंसेंट की आवश्यकता पड़ती है। आइए अगला चलते हैं, टाइप्स ऑफ बिल्स। आपने सुना होगा कई बार ये बिल पेश किया गया, ठीक है, कई तरह के बिल होते हैं। चलिए वो बिल्स जो होते हैं 4 टाइप्स के हैं। सबसे पहला मनी बिल को बारे में देखते हैं, जो पैसे से रिलेटेड होती है। मनी बिल आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये बिल डील करता है किससे, टैक्सेस से, बोरोविंग से, कंसोलिडेटेड फंड से। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट्स में अंतर क्या होता है, तो यहां मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। टैक्सेस, बोरोविंग्स, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, ऑडिट एंड अकाउंटिंग एसेट्रा। तो मतलब ये मनी बिल इन सारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। आर्टिकल 109 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको स्पेशल प्रोसीजर रिगार्डिंग मनी बिल, यानी स्पेशल प्रोसीजर कुछ जैसे लोकसभा में पारित होगा तो उससे पहले प्रेसिडेंट एक बार उसको देख लेंगे, ठीक है, लोकसभा स्पीकर भी उसे एक बार मंजूरी देगा, फिर उसके बाद जाकर के, तो एक पूरी प्रक्रिया होती है मनी बिल को लेकर के, वो 109 में मेंशन है। मनी बिल के लिए अगला जो आप जानते हैं कि लोकसभा में ही इस पे शुरुआत किया जा सकता है, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बाद शुरुआत की जा सकती है। बिल को राज्यसभा में सिर्फ भेजा जाता है, जहां पर वो कुछ सुझाव के साथ ही वापस भेज सकते हैं, बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता मनी बिल को, और 14 डेज के अंदर बिल वापस आ भी जाता है उनके सुझावों के साथ। जरूरी नहीं कि लोकसभा उन सुझावों को फॉलो करे, या कर भी सकती है। फिर है एप्रोप्रिएशन बिल एंड एनुअल फाइनेंशियल बिल, बजट और मनी बिल्स। तो ये दोनों भी मनी बिल में शामिल होते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, अतिरिक्त अगर थोड़ा और फंड्स की जब जरूरत होती है गवर्नमेंट को तो एप्रोप्रिएशन बिल आती है। याद रखिएगा, इसको मतलब बोलते हैं स्पेंडिंग बिल भी बोलते हैं, स्पेंडिंग यानी और पैसे की अगर जरूरत है और फंड्स की जरूरत होती है तो एप्रोप्रिएशन बिल आते हैं। एनुअल फाइनेंशियल बिल भी आता है, ये मनी बिल का ही हिस्सा है। दूसरा है फाइनेंशियल बिल। देखिए मनी बिल अलग है, फाइनेंशियल बिल अलग है। कहा जाता है कि जितने भी फाइनेंशियल बिल है वो मनी बिल है, बड़ा पतला सा धागा है, मतलब बहुत माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में। एनी बिल डीलिंग विथ रेवेन्यू, ध्यान दीजिएगा, एनी बिल डीलिंग विथ रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर बट नॉट सर्टिफाइड एज मनी बिल बाय द स्पीकर इज ए फाइनेंशियल बिल। यानी आप यहां देखिए, ये मनी बिल किससे डील कर रहा है, टैक्सेस, बोरोविंग, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, ऑडिट और अकाउंटिंग का मामले को देख रहा है। जबकि फाइनेंशियल बिल किसको देखा रहा है, रेवेन्यूज, जो आपको रेवेन्यूज प्राप्त होती हैं सरकारों को अलग अलग जगहों से, एक्सपेंडिचर जो उसके खर्चे हैं, और साथ में जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा ये मानता है कि ये बिल जो है फाइनेंशियल बिल वो मनी बिल नहीं है, इन ये सारे इश्यूज इसमें अगर नहीं है तो ये फाइनेंशियल बिल होगा। समझिएगा,
मनी बिल नहीं होना चाहिए तो ये फाइनेंशियल बिल है। मनी बिल क्यों नहीं होगा? जब ये सारे पॉइंट्स अगर ये फाइनेंशियल बिल में नहीं लाए जाएंगे तो वो फाइनेंशियल बिल है। फाइनेंशियल बिल किस पे लाया जा सकता है? रेवेन्यूज पर और एक्सपेंडिचर पे ही लाया जा सकता है सरकार। और फाइनेंशियल बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन कहा? लोकसभा और द रिकमेंडेशंस of the president and should be passed by both the houses of Indian Parliament, लोकसभा एंड राज्यसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी। फाइनेंशियल बिल आप कहां ला सकते हैं? सिर्फ लोकसभा में ला सकते हैं प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर, और लोकसभा राज्यसभा पर इस पर सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास करा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में अंतर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल अंडर आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं कि आर्टिकल 368 में ये पार्लियामेंट को ताकत दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो संविधान में बदलाव कर सकते हैं दोनों हाउसेस इन एनी ऑफ द टू हाउसेस विदाउट रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बगैर भी ये हाउसेस पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकते हैं। सच बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस, यानी लोकसभा राज्यसभा के द्वारा अलग अलग आपको स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 से आपको पारित कराना होता है, तब जाकर के ये पास माना जाता है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी इस संविधान संशोधन 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 की वजह से अब ये प्रेसिडेंट पे ऑब्लिगेटरी है, मतलब उनको मानना ही मानना है कि जो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आपके पास भेजा है, प्रेसिडेंट को मानना ही मानना पड़ेगा। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? ये तो तीसरा है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव के लिए। पहला था मनी बिल, दूसरा फाइनेंशियल बिल, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और चौथा ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल आर कंसर्न विद एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल और मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल में वो सारे मैटर शामिल हो जाएंगे अपने आप जिसमें कि फाइनेंशियल बिल का कोई मैटर रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर से ना हो, मनी बिल से टैक्सेस से ना हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रावधान से ना हो, तो वो ऑर्डिनरी बिल माना जाएगा। इन तीनों के अलावा अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो माना जाएगा। ये बिल जो ऑर्डिनरी बिल है वो इधर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट किसी भी हाउस में पेश करिए, लोकसभा राज्यसभा में, और प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन इसके लिए जरूरी नहीं होता है। ये बिल पास हो जाता है सिंपल मेजॉरिटी से बोथ हाउसेस में, है ना ये चीज। अब देखिए मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को एक बार फिर से समझ लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी होता है, कई बच्चे इसको एक ही समझ लेते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं मनी बिल। ए बिल इज सेड टू बी मनी बिल व्हिच इज एक्सक्लूसिवली डील विद द मैटर प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में जो बातें लिखी हुई है वो मनी बिल है ना। पीछे आर्टिकल 110 मैंने दिया हुआ है पिछले स्लाइड्स पर। फाइनेंशियल बिल कौन है? ऑल द बिल विच डील विद द प्रोविजंस कंसर्निंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई भी अगर मैटर होगा तो वो फाइनेंशियल बिल है। गेटिंग? फॉर्म क्या है, यानी इसको किस तरह का बिल माना जाता है? मनी बिल हमेशा गवर्नमेंट बिल होता है, ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट बिल होगा, और ये ऑर्डिनरी बिल होगा, ये कोई भी ला सकता है। ऑर्डिनरी बिल है, ये गवर्नमेंट बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। इंट्रोडक्शन लोकसभा में ला सकते हैं। फाइनेंशियल बिल में कैटेगरी ए और कैटेगरी बी दो होता है। कैटेगरी ए सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, फिर वो राज्यसभा में आता है। कैटेगरी बी दोनों हाउसेस में लाए जा सकते हैं, इनिशिएट किया जा सकता है। कैटेगरी ए सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में लोकसभा में ही ला सकते हैं फाइनेंशियल बिल का, लेकिन कैटेगरी बी दोनों हाउसेस में आप इनिशिएट कर सकते हैं। अच्छा, अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल की जरूरत होती है प्रेसिडेंट का मनी बिल को लेकर के, प्रायर यानी पहले, तब बाद में पेश होगा आपको लोकसभा में। लेकिन इसमें फाइनेंशियल बिल में प्रायर अप्रूवल, हाँ प्रायर अप्रूवल और प्रेसिडेंट, अच्छा दोनों में प्रायर अप्रूवल की जरूरत हो रही है ना। इसमें प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल की जरूरत है फाइनेंशियल बिल में, ध्यान दीजिए। और इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल की जरूरत होती है, स्पेशली प्रेसिडेंट ही है। सर्टिफिकेशन, कौन मानता है कि मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है, कौन सा बिल, कोई बिल मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है, तो यहाँ पे स्पीकर ऑफ द लोकसभा
तय करते हैं कि बिल जो है वो मनी बिल है, और यहाँ पर स्पीकर फाइनेंशियल बिल के लिए स्पीकर तय नहीं करते हैं कि ये मनी फाइनेंशियल बिल है कि नहीं, वो पेश किया जा सकता है स्टेट। उसके बाद इसके लिए बस प्रेसिडेंट एक बार रिकमेंड कर देते हैं। राज्यसभा, पावर ऑफ राज्यसभा रिस्ट्रिक्शन, आप जानते हैं कि 14 डेज के लिए ही रोक सकता है मनी बिल को, और दूसरी तरफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स ऑन फाइनेंशियल बिल। ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग, मनी बिल के लिए कोई ज्वाइंट सिटिंग है ही नहीं, राज्यसभा से 14 डेज के लिए रोक सकता है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन प्रोविजंस आर देयर रिगार्डिंग ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा राज्यसभा फाइनेंशियल बिल। अगर राज्यसभा में का पेंच फंसता है कहीं लोकसभा या राज्यसभा में, तो वहां पर इस बिल को माना जाएगा कि ज्वाइंट सिटिंग होगी और फिर आपस में निर्णय करके ये निकाला जाएगा। तो ये था मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बीच में आपका एक टॉपिक बीच में था। हाँ, तो हम लोग जो स्पेशल मेजॉरिटी वाला पार्लियामेंट वाले सेक्शन में एक बार दोबारा आते हैं। यहां पर जरा एक चीज की सुधार आपको करना है कि टोटल मेंबरशिप, तो कहा जाता है कि उस हाउस में जितने मेंबर हैं, लेकिन उसमें कितने प्रेजेंट हैं, यानी अगर हम 543 बोलते हैं तो वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो टोटल मेंबरशिप के तहत हम बस ये समझते हैं कि जो 50% प्लस जो मेंबर हैं वो होने चाहिए इस बिल के सहमति के लिए, 50% प्लस में होने चाहिए उस बिल के सहमति के लिए। और दूसरी बात कि प्रेजेंट एंड वोटिंग लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए 543 टोटल मेंबर हैं और उसमें अगर 364 मेंबर उस दिन को उपस्थित हैं, ठीक है, बाकी एब्सेंट है, बाकी नहीं आए हैं, तो वहां पे क्या होगा कि 364 अगर मेंबर उस दिन को उपस्थित हुए तो उनका लिया जाएगा 2/3। मेरी बात समझिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब उस दिन को टोटल मेंबर कितने उपस्थित हैं उसमें से 2/3 वोटिंग कराई जाएगी और ये स्पेशल मेजॉरिटी मिलेगा। समझ रहे हैं? और टोटल मेंबरशिप बस टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंप्राइजिंग द हाउस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर देयर आर वैकेंसीज और एब्सेंटीज, यानी जितने संख्या में हैं हाउस में उसमें से जो प्रेजेंट और वोटिंग करेंगे उन्हीं का ही 2/3 देख करके लिया जाएगा। तो आई होप इसे लास्ट में जरूर एक बार देख लीजिएगा, तीनों टाइप्स ऑफ जो अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने आज टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा, जो 4 तरह के बिल है उनके बारे में समझने का पूरा प्रयास किया। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।